देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा फैसला आपको सुनाया है जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया था। और वो फैसला ये है कि अब पूरा देश आज रात 12 बजे से, आज आधी रात के बाद से 21 दिन के लिए देश का हर हिस्सा कंप्लीट लॉकडाउन में चला जाएगा। या आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरे देश में 21 दिनों के लिए कर्फ्यू लग जाएगा। और ये अब जब इस ऐलान के बाद अब आप समझ सकते हैं कि मामला वाकई बहुत गंभीर है। कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसे तुरंत रोका जाना बहुत जरूरी था। और ये देश के हित में है, आपके हित में है, आपके परिवार के हित में है। हमारे देश में आपने देखा होगा, देशभक्त तो सब बनते हैं। ये कहने का फैशन है कि मैं देश के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन आज आपको ये बड़ी बड़ी बातें छोड़कर देश के लिए वाकई में कुछ करना होगा और आपको अगले 21 दिनों तक अपने घर में रहना होगा। इससे पहले देशभक्ति की भावना सिर्फ हमारी सेना के जवानों से जुड़ी होती थी। हमारी जो आर्मी है वो इस देश पर हमला करने वाले लोगों से लड़ती थी, दुश्मन देशों की सेनाओं से लड़ती थी, दुश्मनों से लड़ती थी, आतंकवादियों से लड़ती थी। और हम सोचते थे कि जो भी देश के दुश्मन हैं, हम उनसे लड़ने की बातें करके अपने आप को देशभक्त साबित कर देंगे। लेकिन अब समय पूरी तरीके से बदल चुका है। आज जो आपका दुश्मन है वो ऐसा है जिसे आप गोली नहीं मार सकते, जिसे मिसाइल से खत्म नहीं कर सकते, जिसे आप टेक्नोलॉजी से नहीं मार सकते। और ये एक वायरस है और इस वायरस को लड़ने के लिए आपको एक नई तरह की सेना की जरूरत पड़ेगी। यह युद्ध का नया रूप है और इसे आप ये कहकर नहीं टाल सकते कि यह काम तो सेना का है, यह काम पुलिस का है, यह काम सुरक्षा एजेंसियों का है। पहली बार ऐसा हुआ है जब आप सब देश के सैनिक बने हैं, क्योंकि आपके ऊपर यह निर्भर करेगा कि अब यह देश बचेगा या बर्बाद होगा। ये एक युद्ध का नया रूप है जिसे आप सबको लड़ना है, जिसे आपको घर पर रहकर लड़ना है। इसके लिए आपको हथियार नहीं चाहिए, सिर्फ संकल्प चाहिए, सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए। और ये युद्ध आपको उस वायरस से लड़ना है जो देश को इस समय न सिर्फ तोड़ रहा है, बर्बाद करने पर जुटा हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा हथियार है और सबसे बड़े सैनिक हैं हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, देश की पुलिस। इसलिए आज आपको देश के इन रक्षकों का सम्मान करना भी सीखना होगा। लेकिन इस लॉकडाउन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के तुरंत बाद एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सारी जरूरी सेवाएं सुचारू रूप से ऐसे ही चलती रहेंगी। यानी आपको दवाओं और राशन के लिए परेशान नहीं होना होगा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत के किसी प्रधानमंत्री को हफ्ते में 2 बार एक बीमारी को लेकर देश को संबोधित करना पड़ा है। कोरोना वायरस से बना संकट काल ऐसा ही है कि प्रधानमंत्री को खुद आपके सामने आकर आपको बार बार यह समझाना पड़ा कि खतरा कितना बड़ा और चुनौती कितनी बड़ी है। आज प्रधानमंत्री के संबोधन की 10 बड़ी बातें आपको सबसे पहले हम बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री एक बहुत ही सख्त नेता की तरह बात कर रहे थे, क्योंकि बात सख्ती की थी और एक मजबूत नेता ही इतना बड़ा फैसला ले सकता है। रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह 21 दिन का लॉकडाउन एक तरह का कर्फ्यू ही है, क्योंकि 21 दिन अगर नहीं संभले तो हम 21 साल पीछे चले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कोरोना का मतलब भी समझाया और बताया कि कोरोना का मतलब है को यानी कोई, RO यानी रोड ना, और NA का मतलब ना, यानी कोई रोड पर ना निकले। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21 दिन के लिए भूल जाइए कि घर से बाहर निकलना क्या होता है, क्योंकि कोरोना वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि हम घर से बाहर ना निकलें। यह आपकी स्क्रीन पर है, कोई भी रोड पर ना निकले। यह है कोरोना का मतलब। अब आपके जीवन में कोरोना का मतलब यह है, कोरोना की जो नई परिभाषा है वो आपके जीवन में अब यह है। भारत के 135 करोड़ लोग अगले 21 दिन तक अगर उनसे कोई पूछेगा कोरोना क्या है, तो वो ये जवाब देंगे, कोरोना का मतलब है कोई भी रोड पर ना निकले। इस परिभाषा को अब आप याद रख कर लीजिए, नोट कर लीजिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के कदम तय करेंगे कि आगे का भविष्य इस देश का क्या होगा। इसलिए घरों में रहकर दूसरों के बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपके लिए खुद को खतरे में डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान भी किया है। 15,000 करोड़ का जो पैकेज है बहुत बड़ा पैकेज माना जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार इस वायरस को लेकर कितनी गंभीर है और संकट कितना बड़ा है। हम आपको आगे यह भी बताएंगे कि इस ऐतिहासिक लॉकडाउन का मतलब आपके लिए क्या है और इस दौरान आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री की वो बात सुनाते हैं जिसमें उन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। और आपको तो पता है, प्रधानमंत्री जैसे ही ऐसी बात बोलते हैं, जैसे ही वो कहना शुरू करते हैं आज रात 12 बजे से, तभी लोगों के दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं। और आज भी उन्होंने यही किया। आज भी उन्होंने कहा आज रात 12 बजे से, और हमें यकीन है कि देश के करोड़ों लोगों की दिलों की धड़कन वहीं पर रुक गई होंगी। और उन्होंने निराश नहीं किया क्योंकि ऐलान भी उतना ही बड़ा था। वाकई आपकी धड़कनें रुक गई होंगी। साथियों, पिछले 2 दिनों से देश के अनेक भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात। जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा बड़े बड़े नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कई बार आपको मीठी गोली देकर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जोर का झटका धीरे से लगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आज आपको मीठी गोली नहीं, कड़वी गोली ही दी है। कड़वी दवाई, कड़वी घुट्टी आपको पिलाने की कोशिश की है ताकि आपकी जान बच जाए। और इसमें उन्होंने एक बार भी, जरा भी इस बात की कोशिश नहीं की कि ये मीठी दवाई बनाकर मीठी गोली की तरह आपके सामने पेश कर दे, क्योंकि वो वाकई बहुत सख्ती से बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हाथ जोड़कर देश के लोगों से यह निवेदन किया कि अगर देश को कोरोना वायरस से बचाना है तो आप देश में जहां कहीं भी हैं वहीं पर रहिए, वहां से हिलिए मत। प्रधानमंत्री ने देश से 3 हफ्ते मांगे हैं। ये 21 दिन का समय है जो एक एक देशवासी के लिए, पूरे देश के लिए बहुत अहम समय है। आपको याद होगा अपने पिछले संबोधन में जब प्रधानमंत्री आए थे तब उन्होंने कहा था, मैं आपसे कुछ हफ्ते का समय आपका लेना चाहता हूं। उस दिन बहुत सारे लोगों को शायद समझ में नहीं आया था, लेकिन आज उन्होंने आपको बताया कि वो आपके जीवन से 3 हफ्ते का समय लेना चाहते हैं। निश्चित तौर पर इन लॉकडाउन की एक
आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी, लेकिन एक एक भारतीय के जीवन को बचाना, आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। और जब मैंने पिछली बार आपसे बात की थी तब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कुछ सप्ताह मांगने के लिए आया हूं। आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए, हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज नरेंद्र मोदी आपसे एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपील नहीं कर रहे थे, आपसे आपके एक परिवार के सदस्य के तौर पर अपील कर रहे थे। ऐसा सदस्य जिसकी जिम्मेदारी है आपके परिवार की जान बचाना। और आज देश के सामने 2 विकल्प हैं, क्योंकि आप जानते हैं 21 दिन के लॉकडाउन का मतलब है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो बहुत नीचे चली जाएगी। देश को बहुत नुकसान होगा अगर आप पैसे के हिसाब से देखें तो वाकई में बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सामने 2 चॉइस हैं, 2 विकल्प हैं, एक पैसा और दूसरा आपकी जान, आपके परिवार की जान। अगर आपके सामने ये विकल्प होता तो आप क्या करते? पैसे को उठाएंगे या अपने परिवार की जान बचाएंगे? और भारत सरकार ने भी वही किया। इकोनॉमी को थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया और पहले उसने ये सोचा कि अपने लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। कुछ देर पहले हमने आपको कोरोना का मतलब समझाया था। अब आपको देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को यह बात आज कैसे समझाई। वैसे जो लोग घर में हैं वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से, बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं। एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया, मैं आपको भी ये बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूं। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकलने। कोरोना यानी कोई रोड पर ना निकले। साथियों, एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस पहुंचता है तो उसके शरीर में इसके लक्षण दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं। इस दौरान वो जाने अनजाने हर उस व्यक्ति को संक्रमित कर देता है जो उसके संपर्क में आता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संक्रमित एक व्यक्ति, सुनिए, एक व्यक्ति सिर्फ हफ्ते 10 दिन में सैकड़ों लोगों तक इस बीमारी को पहुंचा सकता है। यानी ये आग की तरह तेजी से फैलता है। घर से ना निकलने की बात इसलिए बार बार कही जा रही है आपसे क्योंकि कोरोना वायरस के फैलने की स्पीड बहुत तेज है। ये आग की तरह फैलता है और इस बात को आप इस तरह से समझिए उदाहरण के जरिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के करीब 4 लाख मामले सामने आ चुके हैं। पहले 1 लाख मामले 67 दिन में आए थे, यानी 2 महीने से भी ज्यादा समय में 67 दिन में 1 लाख। फिर दूसरे 1 लाख सिर्फ 11 दिन में आ गए और तीसरे 1 लाख मामले सिर्फ 4 दिन में हुए।
भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्पीड को अगर देखें तो भारत में अब तक 500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पहले 50-40 दिन में आए थे, धीरे धीरे फिर अगले 100 तक पहुंचने में 4 दिन लगे, 150 तक पहुंचने में अगले 4 दिन लगे और 200 मामले सामने आने में 2 दिन लगे और इसके बाद से रोज लगभग 100 नए मामले सामने आ रहे हैं। यानी अब इसने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना वायरस की इसी रफ्तार के सामने इटली और अमेरिका जैसे देश कैसे पिछड़ गए। प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ये सारे जो देश हैं ये ऐसे हैं जिनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है और इनका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी भारत से बेहतर है। फिर भी ये कोरोना के सामने टिक नहीं पाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या को पहले 1 लाख तक पहुंचने में 67 डेज 67 दिन लग गए थे। यानी 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन। उसके बाद सिर्फ 11 दिन में ही 1 लाख नए लोग संक्रमित हो गए, यानी 2 लाख हो गए। सोचिए, पहले 1 लाख लोग संक्रमित में होने में 67 दिन लगे और फिर इसे 2 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 11 दिन लगे। ये और भी भयावह है कि 2 लाख संक्रमित लोगों से 3 लाख लोगों तक ये बीमारी पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से फैलता है और जब ये फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, यही वजह है कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ईरान जैसे अनेक देशों में जब कोरोना वायरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बेकाबू हो गए। और ये भी याद रखिए, इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्थ्य सेवा, उनके हॉस्पिटल, उनके यहां आधुनिक संसाधन पूरी दुनिया में बेहतरीन है। उनकी व्यवस्थाएं बेहतरीन मानी जाती हैं। बावजूद इसके ये देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए। अब जो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में इस समय आ रहा होगा, हम जानते हैं आपके मन में यह आ रहा होगा कि 21 दिन तक आप अपने घरों में रहेंगे कैसे? अगर इसके बाद आपके जो जरूरत की चीजें हैं उनका क्या होगा? और आपको अगर कोई काम है तो आप कैसे कर पाएंगे? और इन 21 दिनों में कौन कौन सी चीजें खुली रहेंगी और कौन कौन सी चीजें बंद होंगी? कौन सी सेवाएं चालू रहेंगी और कौन सी बंद हो जाएंगी? ये हम जानते हैं कि अगली आपकी जो चुनौती है वो यही होने वाली है। तो उसको लेकर भी भारत सरकार की गाइडलाइंस अब से थोड़ी देर पहले जारी कर दी गई हैं और आपके जो काम की बातें हैं, वैसे तो ये 6 पन्ने की गाइडलाइन है, काफी बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन जो आपके काम की बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। सबसे जरूरी जो आपके लिए है वो ये है कि आपके खाने पीने का सामान, घर में जो जरूरत का सामान है वो आप कैसे ले पाएंगे। तो आपको बता देता हूं, इसमें लिखा हुआ है कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स शेल बी क्लोज डाउन, यानी सारे कमर्शियल और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स, कंपनियां, दफ्तर सब बंद रहेंगे, लेकिन कुछ चीजें खुली रहेंगी। अब जो क्या खुला रहेगा आपको पढ़कर बताता हूं। ऐसी दुकानें जिनमें खाने का सामान मिलता होगा, ग्रोसरीज मिलती होंगी, घर का जो सामान होता है सारा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, उनकी दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ्स, यानी दूध के जो बूथ हैं अलग अलग, जहां से भी आप दूध लेते हैं वो सब भी खुले रहेंगे। मीट एंड फिश
और जानवरों का जो चारा है उसकी दुकानें खुली रहेंगी। राशन शॉप्स जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आती हैं अंडर पीडीएस, वो भी खुली रहेंगी। इसलिए आपको अपने घर के राशन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फल, सब्जियां, दूध, इनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ खुला रहेगा। दवाइयां आपको मिलती रहेंगी। ये सारी दुकानें खुली रहेंगी। इसलिए आपके दिमाग में जो सबसे बड़ी बात होगी वो यही होगी, आपको हमने बता दिया। बैंक्स खुले रहेंगे, इंश्योरेंस ऑफिस खुले रहेंगे और एटीएम खुले रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये भी ऐसे ही काम करता रहेगा, यानी हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। हमें हर रोज अपने काम पर आना ही होगा और हम यकीन आपको दिलाते हैं, हम लगातार आप तक सही और तेज जानकारी आपको देते रहेंगे, जिससे आप ये 21 दिन और बेहतर तरीके से बिता सकें। आपको नई नई जानकारियां और खबरें मिलती रहें। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशंस, इंटरनेट सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विस ये चालू रहेगी, ये सब चलता रहेगा। आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज ओनली फॉर एसेंशियल सर्विसेज एंड एज फार एज पॉसिबल टू वर्क फ्रॉम होम। जो आईटी की जो कंपनियां हैं उनसे कहा गया है कि वो वर्क फ्रॉम होम करें। इसके अलावा एक और खास बात है आपके लिए, डिलीवरी ऑफ ऑल एसेंशियल गुड्स इंक्लूडिंग फूड, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट थ्रू ई कॉमर्स, यानी जो आप ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन जो आप ऑर्डर करते थे अब तक, वो भी चालू रहेगा। आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपका कोई मेडिकल इक्विपमेंट है उसे भी आप ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट से ऑर्डर कर सकते हैं। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको जो जरूरत का सामान है सारा मिलता रहेगा। दुकानें, ग्रोसरी शॉप, मिल्क बूथ, फलों और सब्जियों की दुकानें, खाने पीने का सामान सारा वैसा ही रहेगा। दवाइयां, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम सब खुला रहेगा और आप अपना खाना ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं अगर आप अपने घर पर हैं। पेट्रोल पंप्स खुले रहेंगे। एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस रिटेल एंड स्टोरेज आउटलेट्स ये भी चलते रहेंगे। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट्स ये चलती रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज चलती रहेंगी। और आपके जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की जो सर्विस है, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस भी चलती रहेंगी, यानी सिक्योरिटी गार्ड्स जहां जहां पर तैनात हैं वो अपने काम पर आते रहेंगे। इसके अलावा जो आपकी काम की बातें हैं वो ये हैं, एयर ट्रैवल, रेल ट्रैवल और रोडवेज ये तीनों बंद हैं। कोई ट्रेन नहीं चलेगी, कोई फ्लाइट नहीं चलेगी और सड़क पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी, कोई बस नहीं चलेगी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एसेंशियल गुड्स वो चलता रहेगा। और इसके अलावा होटल्स और लॉजेस और मोटेल्स वही खुले रहेंगे जहां पर या तो जो पर्यटक हैं उन्हें ठहराया गया है जो यहां फंस चुके हैं अब, या फिर जो लोग लॉकडाउन की वजह से या किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से इन होटल्स में ठहरे हुए हैं, वो होटल्स चलते रहेंगे जहां ऐसे लोग ठहरे हैं। और जहां पर एयर क्रू यानी जो एयरलाइंस का जो क्रू है अब वो भी कहीं जा नहीं पाएगा। जिन होटल्स में ये एयरलाइंस के क्रू ठहरे हुए हैं या समुद्री जहाज का जो क्रू होता है वो ठहरा हुआ है, वो होटल्स ऑपरेशनल रहेंगे। एजुकेशनल, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज सब कुछ बंद है। इसके अलावा पूजा पाठ के जो स्थल हैं, चाहे आप कोई भी धर्म को मानने वाले हैं, चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, कोई और हैं, ईसाई हैं, सारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ बंद रहेगा। आपको अपने घर में ही पूजा करनी है और इसमें किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं है, याद रखिएगा। इसके अलावा सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। अगर आपके घर में कोई भी परिवार में फंक्शन है, चाहे शादी ब्याह का ही है, अब वो नहीं होगा। कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं होगी। एंटरटेनमेंट आप जानते ही हैं, थिएटर्स वगैरह पहले ही सब बंद कर दिए गए हैं। अगर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और किसी का अंतिम संस्कार है तो फ्यूनरल्स के लिए सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाजत होगी। किसी के भी अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग हिस्सा ले सकते हैं। ये नए जमाने का कलयुग का अंतिम संस्कार है। अब सिर्फ 20 लोग ही जा पाएंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप सबको जाननी चाहिए थी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि
सारे सरकारी दफ्तर, ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑटोनोमस सबऑर्डिनेट ऑफिसेज, पब्लिक कॉर्पोरेशन, सब भारत सरकार के जितने और राज्य सरकारों के जो दफ्तर हैं सब बंद कर दिए गए हैं, कुछ को छोड़कर। डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटीज इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन यूनिट्स, पोस्ट ऑफिस, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और अर्ली वार्निंग एजेंसीज ये काम करती रहेंगी। इसके अलावा बाकी सब कुछ बंद रहेगा। पुलिस ऐसे ही काम करती रहेगी। होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इमरजेंसी सर्विस ये काम करते रहेंगे। जेल का काम वैसा ही होगा जैसा चलता रहा था। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और सैनिटेशन, बिजली, पानी और सफाई ऐसे ही चलता रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं है। और इसके अलावा हॉस्पिटल्स वैसे ही चलेंगे। हॉस्पिटल्स में जितना भी स्टाफ है वो वैसे ही काम करता रहेगा। एम्बुलेंस वैसे ही काम करेंगी और जो मेडिकल पर्सनल हैं, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज, इन सब को पूरी छूट दे दी गई है। प्राइवेट सेक्टर में भी जो ऐसी कंपनियां हैं जो मेडिकल इक्विपमेंट बनाती हैं या ऐसा सामान बनाती हैं जिनका अस्पतालों में प्रयोग होता है, वो भी खुले रहेंगे। इसलिए बड़ी बात यह है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको आपकी जरूरत का सारा सामान मिलता रहेगा। बस आपके सामने चुनौती यह है कि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है किसी भी कीमत पर। और अगर आप नहीं मानेंगे, इस खतरे को नहीं समझेंगे, तो देश के लिए बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे देश और आप सब 21 साल पीछे चले जाएंगे। ये 21 दिन आप खुद को संभालिए, खुद पर संयम रखिए, अनुशासन में रहिए, लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को मानिए। आने वाले 21 दिन बहुत अहम है। आपने देखा होगा, रामायण में आपने सुना होगा, रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र किया गया है। लक्ष्मण रेखा नहीं लांघनी थी और उस समय लांघी गई। क्या हुआ आप जानते हैं। इस समय यह कलयुग की लक्ष्मण रेखा है, यह आपको नहीं लांघनी है। अगर आपने ये लांघी तो लक्ष्मण रेखा के उस पार ये कोरोना वायरस है जो मौत का दूसरा नाम है। यही प्रधानमंत्री ने बताया। इसी पर प्रधानमंत्री ने भी आज जोर दिया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। अगर ये 21 दिन नहीं संभले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और मैं ये बात एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूं। इसलिए बाहर निकलना क्या होता है ये इन 21 दिनों के लिए भूल जाइए। घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। साथियों, आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आपको ये याद रखना है कि घर से बाहर पड़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है। आपको ये याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुआत में बिल्कुल स्वस्थ लगता है। वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता और इसलिए एहतियात बरतिए, अपने घरों में रहिए। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा
कि ये सारी गाइडलाइंस, ये सारे नियम प्रधानमंत्री से लेकर गांव के प्रधान तक हर व्यक्ति पर लागू होंगे। अब आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपने इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया तो 21 साल पहले आप चले जाएंगे, 21 साल पीछे चले जाएंगे। 21 साल पहले भारत की क्या स्थिति थी उसका भी एक छोटा सा ट्रेलर हम आपको दिखा देते हैं। 1999 में, यानी अब से 21 साल पहले, भारत की जीडीपी सिर्फ 17 लाख करोड़ की थी, जो अब बढ़कर 204 लाख करोड़ की हो गई है। 17 लाख करोड़ से 204 लाख करोड़ पर हम आ गए हैं, लेकिन वापस 17 लाख करोड़ पर जा सकते हैं। 21 साल पहले औसतन देश का हर व्यक्ति महीने में सिर्फ 1400 रुपए कमा पाता था, 1400 रुपए एक महीने में, और प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर 11,254 रुपए हो गई है। आप चाहते हैं कि आप वापस उसी दुनिया में चले जाएं जहां प्रति महीने आपको 1400 रुपए ही आपकी कमाई हो। उस समय देश कारगिल युद्ध लड़ रहा था और इस दौरान दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत हो चुकी थी। ये 1999 की बात है। अगर देश के लोग इस संकट से एकजुट होकर नहीं निपटे तो ये भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया पर वैसे भी आर्थिक मंदी में जाने का बहुत बड़ा खतरा है और भारत इससे अछूता नहीं है। भारत में भी आर्थिक मंदी जरूर आएगी इसके बाद, लेकिन ये इस पर भी निर्भर करेगा कि भारत इस कोरोना वायरस के संकट से कैसे निपटता है। अगर सफलता मिली तो नुकसान कम होगा, अगर सफलता नहीं मिली तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। नौकरियां जाएंगी, आमदनी में कमी आएगी, देश में बहुत बुरी हालत होगी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने चाहकर भी अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं की थी, आपको याद होगा। यानी दुश्मन की भी सीमाओं का तब हमने सम्मान किया था। और आज आपको आपके घर और कोरोना वायरस से खिंची लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, ये चुनौती है। वैसे एक जानकारी यह भी है कि चीन ने आज ही ऐलान किया है कि कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुबेई प्रांत 2 महीने से जारी लॉकडाउन को बुधवार से अब हटा लिया जाएगा। वहां 2 महीने का लॉकडाउन था, आपके यहां 3 हफ्ते का लॉकडाउन है। चीन में इस प्रांत में 2 महीने का लॉकडाउन था और बुधवार से ही भारत में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू हो जाएगा। वैसे अगर हम दुनिया की बात करें तो बेल्जियम में 17 मार्च को 8 हफ्ते का यानी 2 महीने का लॉकडाउन लगाया जा चुका है। फ्रांस और स्पेन में 15 दिन का लॉकडाउन इस समय जारी है। साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम में भी 3 हफ्ते का लॉकडाउन इस समय लागू है। न्यूजीलैंड ने भी पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और भारत में भी अब 3 हफ्ते यानी 21 दिन का लॉकडाउन आज घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 21 दिन पर खासतौर से इसलिए भी जोर दिया क्योंकि कहते हैं कि किसी भी आदत को बनाने में या छोड़ने में 21 दिन का समय लगता है और अगर वाकई ऐसा है तो भारत में कोरोना वायरस के गिने चुने 21 दिन ही बचे हैं। आप पर निर्भर करेगा। अब जरा ये आंकड़ा देख लीजिए, इससे आपको समझ में आएगा कि आप कितनी खतरनाक स्थिति में अभी बैठे हैं। इटली में आज से 1 महीना पहले यानी 24 फरवरी को कोरोना वायरस के सिर्फ 124 मामले थे। आज इटली में 64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में आज से ठीक 1 महीना पहले 24 तारीख को कोरोना वायरस के सिर्फ 35 मामले थे। 35। आज अमेरिका में 46,000 से भी ज्यादा मामले हैं। 35 से बढ़कर 46,000 हो गए 1 महीने में। स्पेन में 1 महीना पहले आज ही के दिन सिर्फ 2 मामले थे। आज स्पेन में 39,000 से भी ज्यादा मामले हैं। 2 से बढ़कर 39,000 हो गए 1 महीने में। जर्मनी में आज से 1 महीने पहले 24 फरवरी को सिर्फ 16 मामले थे। आज जर्मनी में 31,000 से भी ज्यादा मामले आ चुके हैं। ईरान में 1 महीना पहले आज ही के दिन पहले 43 पॉजिटिव केस थे। आज ईरान में 25,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस हैं 1 महीने के अंदर। इसलिए 1 महीना बहुत अहम होता है। 1 महीने में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात पर पूरा जोर दिया है। अगर आपने ये 3 हफ्ते निकाल लिए तो आपका जो कोलेटरल डैमेज है, आपका जो नुकसान है, वो बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत कम हो जाएगा। इन सभी देशों के 2 महीनों के अध्ययन से जो निष्कर्ष निकल रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से
प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमण की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा। कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि सोशल डिस्टेंसिंग केवल मरीज के लिए, बीमार लोगों के लिए आवश्यक है। ये सोचना सही नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग हर नागरिक के लिए है, हर परिवार के लिए है, परिवार के हर सदस्य के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए भी है। कुछ लोगों की लापरवाही, कुछ लोगों की गलत सोच आपको, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को, आपके परिवार को, आपके दोस्तों को और आगे चलकर के पूरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में झोंक देंगी। जिस तेजी से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है उसे रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है और वो तरीका है, एकमात्र तरीका है लॉकडाउन। यानी देश पूरी तरीके से रुक जाए, आप अपने अपने घरों में रहें, बाहर बिल्कुल ना निकलें। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति एक दिन में औसतन 2.6 लोगों में संक्रमण फैलाता है। एक व्यक्ति 2.6 लोगों में संक्रमण फैलाता है, यानी लगभग समझिए 2.5 लोगों में। अगर यही साइकिल 5 से 6 दिन तक चलता रहे तो कुछ ही दिनों में यह संक्रमण 3500 लोगों में फैल जाता है। कोरोना वायरस से लड़ाई में सबसे पहले यही जरूरी है कि आप इसी खतरे को समझें, किसी तरह की लापरवाही न करें और सरकार और प्रशासन का पूरा साथ दें। प्रधानमंत्री ने आज साफ कहा कि भारत उस स्थिति में है जहां संक्रमण के इस चेन को तोड़ना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि कोरोना वायरस की कोई दवाई नहीं है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। यही एक इलाज है कि इस चेन को तोड़ा जाए। आज के कदम ही ये तय करेंगे कि हम कोरोना वायरस की आपदा के असर को किस हद तक कम कर सकते हैं। लॉकडाउन के बीच आज और कल जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ही चिंता में डालने वाली हैं और वो इस देश के लोगों के अनुशासन पर बहुत बड़े सवाल उठाती हैं। आपने भी ये सोचा होगा आज कि ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री को 3 हफ्ते का लॉकडाउन इतनी सख्ती के साथ लागू करना पड़ा। उसके पीछे एक कारण है और वो कारण ये है कि कैसे लोग आज भी अलग अलग बहानों से अपने घरों से बाहर निकलते रहे, पुलिस उन्हें रोकती रही और ये लोग मानने के लिए तब भी तैयार नहीं थे। लोगों के पास बहानों का भंडार है, उनके पास कुछ भी बहाना है बाहर निकलने का और बहुत सारे लोग झूठ बोलकर सड़कों पर निकलते रहे। इसीलिए ये अनुशासनहीनता देखकर सरकार को ये कड़ा फैसला लेना पड़ा। आज दिन की क्या हालत थी, कल की क्या हालत थी, आप खुद देखिए और फिर देखिए कि इस देश के लोगों में कितना अनुशासन है। हमारे देश के लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, अपनी बातों में सब लोग अपने आप को देशभक्ति कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गोली मार दो गद्दारों को, वहां तक भी ठीक है, लेकिन जब अपने पर आती है और जब ये अनुशासन खुद को दिखाना होता है तो हमारे देश के लोग क्या करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवारों को भी कैसे खतरे में डाल देते हैं, यहां आपको देखना चाहिए। घूमे चलो जिन्ना जल्दी घूमोगे उन्हें बाजोगे नहीं, डंडे पैणगे। लॉकडाउन के बावजूद जिन लोगों को इमरजेंसी में अपने घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है
उनसे पुलिस सहयोग की मुद्रा में। लेकिन जो लोग लॉकडाउन में भी अपनी मौज मस्ती के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, पुलिस वाले उनकी इस तरह आरती उतार रहे हैं। ऋषिकेश में लॉकडाउन के बावजूद जब कुछ युवक खुद को पिकनिक मनाने से नहीं रोक पाए, तो पुलिस ने उन्हें लॉकडाउन का मतलब कुछ इस तरह समझा दिया। कोटा पुलिस ने लॉकडाउन का तमाशा बनाने वाले लोगों से निपटने का अलग ही तरीका निकाल लिया। ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस उन पर पोस्टर लगा रही है जिसमें लिखा है, मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर नहीं रुकूंगा। ये तस्वीरें देखकर कुछ लोगों को हंसी भी आ सकती है, लेकिन ये हंसी में उड़ा देने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी शख्स बिना वजह अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो वो कोरोना का दोस्त है और समाज का दुश्मन है। तो ऐसा करना पुलिस की मजबूरी है जो वो कर रही है, क्योंकि होते हैं इस दुनिया में लातों के भूत जो बातों से नहीं मानते। नागपुर समेत देश भर में लॉकडाउन और कर्फ्यू को तोड़ रहे लोग जब पुलिस की बात नहीं मान रहे, तो पुलिस को दूसरी भाषा का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। लॉकडाउन और कर्फ्यू के इस दौर में इन नासमझों को समझाने के इन तरीकों में कुछ लोगों को पुलिस का निर्दयी रूप भी दिखाई दे सकता है। लेकिन कोरोना वायरस से ज्यादा निर्दयी नहीं हो सकता। और जहां तक पुलिस की बात है, तो वो समाज के इन दुश्मनों को सबक सिखा रही है। यहां हम 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम आपको उन कोरोना फाइटर से मिलवाएंगे जो अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी और हमारी जान बचाने में जुटे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग इन नायकों का भी अपमान कर रहे हैं और आज हम ऐसे लोगों को आईना दिखाएंगे। आपको याद होगा, रविवार को जब लॉकडाउन हुआ था, शाम 5 बजे हमारे देश के करोड़ों लोग अपने अपने घरों के बाहर आकर, बैल्कनीज में आकर थालियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे थे, इन्हीं डॉक्टर्स के लिए, इन्हीं कोरोना फाइटर्स के लिए। लेकिन 2 दिन के अंदर हमारे समाज ने अपना असली चरित्र दिखाना शुरू कर दिया। अब इन्हीं डॉक्टर्स को लोग अपना घर किराए पर देने के लिए तैयार नहीं हैं, और जो जहां पर ये रहते हैं किराए के मकानों में, वहां लोग कह रहे हैं इनके पड़ोसी कि आप अपना मकान खाली कर दीजिए। उन्हीं डॉक्टर्स की जिंदगी 2 दिन में कैसे बदल गई, ये हम आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। अब अगले 21 दिन पूरे देश के लिए असली इम्तिहान के दिन है। ये 21 दिन कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई की दिशा तय करेंगे, और प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद पूरा देश इन संपूर्ण लॉकडाउन का किस तरह स्वागत कर रहा है, लोगों का पहला रिएक्शन क्या है, ये भी हम आपको सुनवाना चाहते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आज राष्ट्र के नाम संबोधन बहुत ही अच्छा था, और मैं कहना चाहूंगा कि जो आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, भारत की लगभग 130 करोड़ जनता संकल्प के साथ इसका पालन करेगी। साथ ही अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा कि जो इटली अमेरिका एक विकसित राष्ट्र है, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है काफी बेहतर है। आज वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हमें उससे सीख लेने की जरूरत है। और सभी लोग आज के डेट में लक्ष्मण रेखा, जो उन्होंने एक मार्का दिया कि घर की जो चौखट है वो लक्ष्मण रेखा है, उसे नहीं लांघना है, घर में ही 21 दिन रहना है, तभी इस पर विजय पाया जा सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री का संदेश सभी भारतीय संकल्प के साथ माने, और निश्चित तौर पर भारत इस पर विजय पाएगा और पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि भारत आज भी अनेकता में एकता के साथ हर परिस्थिति में लड़ने की इसकी एक जो क्षमताएं हैं वो साबित कर दिया है। और ये साबित हमारा देश विश्व को एक प्रेरणा। पहला ख्याल यही आया कि ये हो रहा है वो
पब्लिक की भलाई के लिए हो रहा है, देश की भलाई के लिए हो रहा है, तो होना ही चाहिए। इसके बिना कोई चारा नहीं था। और छोटी मोटी बात को लोग समझते भी नहीं। जब तक कोई बड़ा लिया नहीं जाए फैसला, तब तक उसका कोई असर नहीं होता। बीमारी बड़ी है तो इसलिए बड़ा फैसला लेना पड़ता है, बस यही बात है। 21 दिन तक अपने आप को एकदम लॉकडाउन घर में रखना, ये जरा बहुत कठिन काम है। इसकी आदत पहले टाइम हमको डालनी पड़ेगी। शायद मेरे बच्चे ने भी कभी भी नहीं देखा, हम लोग ने, मैंने खुद ने कभी नहीं देखा, मेरी मम्मी ने कभी नहीं देखा ऐसा 21 दिन का लॉकआउट। इमरजेंसी वगैरह तो देखिए, लेकिन ये नहीं देखा। अब ये फैसला, इतना कठोर फैसला और इतना बड़ा फैसला लेना, ये मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था। देखिए, बहुत क्लियरली इतना स्ट्रांग और इतने क्लियर वर्ड्स में मैसेज दिया गया है और प्रधानमंत्री ने 48 आवर्स के अंदर दोबारा पूरे कंट्री को उन्होंने एड्रेस किया है। तो कोई बहुत ही सीरियस चीजें चल रही हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। और 21 दिन का लॉकडाउन, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि 21 दिन अगर हम नहीं संभले तो 21 साल पीछे चले जाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, जान है जहान है। अगर जीवन है तभी हम कुछ आगे की सोच सकते हैं। और जो लॉकडाउन है इनका, जो 21 दिन का, बड़ा साइंटिफिक है। अगर आप देखें तो किसी न किसी तरीके से इस वायरस की साइकिल की चेन को ब्रेक करना है। अगर हम इस साइकिल को ब्रेक कर लेते हैं, चेन को ब्रेक कर लेते हैं, तो शायद एक हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और मेडिकली हम बहुत सारी लाइफ्स को सेव कर सकते हैं। ये उन्होंने बड़ा क्लियर बोला है। देखिए कि पहले 67 डेज में 1 लाख मरीज हुए हैं, फिर 14 दिन में 2 लाख हुए हैं और फिर 4 दिन में। तो कितनी तेज, इतना वायरलेंट वायरस है ये, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं घातक वायरस है ये। और इसको अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया, टाइमली एक्शन नहीं किया गया, तो आई थिंक जो स्थिति आएगी इस देश में, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। हमारा कंट्री इतना पॉपुलेशन से भरा हुआ है, यहाँ वैसी भीड़ है ये। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो आई थिंक बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं कि कैलेमिटी होगी इस देश के लिए आएगी ये। 21 दिन का लॉकडाउन हो, कोई बात नहीं। हमें 21 दिन को कैसे बिताना है, घर में रहना है, अपने घर वालों के साथ रहना है, हमें अपने को इंगेज करना है। तो देश के कुछ लोगों की ये राय थी इस लॉकडाउन के बारे में और लोग ये जानते हैं कि ये उनके भले के लिए ही है। जी न्यूज कोरोना वायरस के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, कोरोना फाइटर्स जो इस समय सड़कों पर, अस्पतालों में इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन नायकों को, उन रियल लाइफ हीरोज को सलाम करता है। हमने उन्हें कोरोना फाइटर्स का नाम दिया है और ये एक हैशटैग हमने दिया है, हैशटैग कोरोना फाइटर्स। आप इन सब के नाम अपने संदेश दे सकते हैं, आप इनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, आप इनके लिए ताली बजा सकते हैं। और ये आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगले 21 दिनों तक, या ये तो लड़ाई उससे भी लंबी चलेगी, इन नायकों को ये पता चलना चाहिए, इन लोगों को, कि अगर ये लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं हम सब के लिए, तो हम सब भी इनके ऋणी हैं और हम सबको तहे दिल से इनका धन्यवाद देना चाहिए। इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें नर्स हैं, अस्पताल का स्टाफ है, हमारे बैंक के कर्मचारी हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बैंक्स भी खुले हुए हैं। इसमें आप मीडिया के लोगों को रख सकते हैं, क्योंकि मीडिया के लोग भी लगातार आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे अपनी जान खतरे में डालकर। इसमें वो सारे लोग हैं जो आपके रोजमर्रा के सामान को आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो आपकी खबरें हों, चाहे वो आपका खाने पीने का सामान हो, चाहे वो आपकी दवाइयां हो, चाहे वो आपका इलाज हो, चाहे जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो हो। अब आपको हमारे समाज का एक विरोधाभास देखना चाहिए। रविवार को जिन लोगों के लिए यह पूरा देश तालियां बजा रहा था, घंटियां बजा रहा था, थालियां बजा रहा था, कितना जोश आपको दिखाई दे रहा था, इन्हीं नायकों के लिए बजाया जा रहा था। आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि उन लोगों की स्थिति 2 दिन में ही कैसे बदल गई है। एयर इंडिया के बारे में हमने आपको बताया था कि एयर इंडिया के लोगों ने कितना जबरदस्त काम किया। वो दुनिया के हर जगह, हर देश से वो हमारे लोगों को यहां वापस लेकर आए, अपनी जान खतरे में डालकर। आज अगर आपको कोई कितना भी पैसा दे दे, आप वुहान नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एयर इंडिया के लोग वुहान भी गए, वो ईरान भी गए, हर उस जगह पर गए जहां कोरोना वायरस फैला हुआ था, अपने लोगों की जान बचाने के लिए। लेकिन एयर इंडिया के कर्मचारियों के साथ
लोग क्या बर्ताव कर रहे हैं। आपको याद होगा एयर इंडिया ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि ड्यूटी के दौरान विदेश जाने वाले उनके जो चालक दल के स्टाफ हैं, जो लोग हैं, जो उनके पायलट्स हैं और जो क्रू मेंबर्स हैं, उन्हें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस और उनके पड़ोसी उनका बहिष्कार कर रहे हैं। उनसे यह कहा जा रहा है कि आप बाहर से आए हैं, आप बाकी सबको भी ये वायरस फैला देंगे, इसलिए जिन सोसाइटीज में, हाउसिंग सोसाइटीज में वो रह रहे हैं, वहां उनके लिए हालात मुश्किल किए जा रहे हैं। उनके पड़ोसी उनके लिए हालात मुश्किल कर रहे हैं। तो सोचिए 2 दिन में ही ये स्थिति कैसे बदल जाती है। हम बात करने के लिए अपने आप को देशभक्त बस कहना चाहते हैं, लेकिन जब असली बारी आती है देशभक्त बनने की तो हम पीछे हट जाते हैं। और लेकिन ये सिर्फ एयर इंडिया के स्टाफ के साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि उन डॉक्टरों के साथ भी हो रहा है जो दिन रात एक एक कोरोना मरीज के इलाज में जुटे हुए हैं, अपनी जान खतरे में डालकर, जिसे लेकर आज एम्स का नाम तो आपने सुना होगा, देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आज एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना मरीजों का इलाज करने में जुटे डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ पर उनके मकान मालिक मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज में उन्हें एंट्री करने से रोका जा रहा है। कोरोना के संक्रमण की वजह से मकान मालिक और पड़ोसी उन्हें संदेह की नजरों से देख रहे हैं। इस चिट्ठी में यह भी लिखा है कि कई डॉक्टर्स को तो अपने किराए के मकान खाली भी करने पड़ रहे हैं, जिन्हें अब अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद सड़कों पर ही रात बितानी पड़ रही है। एम्स के डॉक्टरों की इन परेशानियों को दूर करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को ऐसे मकान मालिकों पर सख्त कार्रवाई के आदेश निर्देश दिए हैं। अब आप खुद सोचिए, ये हमारे समाज के 2 अलग अलग चेहरे हैं। हम थाली भी बजाते हैं, ताली भी बजाते हैं, घंटियां भी बजाते हैं और कहने के लिए इन सब लोगों का सम्मान भी करते हैं, लेकिन जब बात अपने पर आ जाती है तो हम दिखा देते हैं कि हमें समाज से, देश से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये 3 हफ्ते का जो लॉकडाउन हुआ है, ये हमारे देश के लिए बहुत जरूरी था, हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो कि अनुशासन में विश्वास नहीं रखते, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहते हैं और अपने बारे में भी नहीं, सिर्फ लापरवाही से अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। जो लोग देश के नायकों का अपमान करने के वायरस से पीड़ित होते हैं, उनके लक्षणों के बारे में हमने आपको बताया। और अभी आपने थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें देखी थी जिसमें पुलिस को डंडा चलाना पड़ रहा था, उनका यही एक इलाज है। अब आपको कोरोना वायरस के 2 नए लक्षणों के बारे में जान लेना चाहिए। इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस के 2 नए लक्षण आए हैं। इससे पहले आपने देखा होगा, बुखार आता है, सूखी खांसी होती है, आपको आपकी नाक बहने लगती है, आंखों से पानी आता है, ये सब लक्षण तो आपको पता है, शरीर में दर्द होता है। अब 2 नए लक्षण आए हैं। दुनिया भर के कई एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का मानना है कि सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना और खाने पीने की चीजों का स्वाद ना ले पाना कोरोना वायरस के 2 बड़े लक्षण हो सकते हैं। तो आप सोच लीजिए, एक तो यह है कि आपकी जो नाक है वो खुशबू और दुर्गंध को पहचानना बंद कर देती है, आपको अब कोई भी किसी भी तरह की स्मेल नहीं आ रही, ये एक लक्षण है। और दूसरा, अगर आपकी जीभ को कोई स्वाद नहीं आ रहा है किसी भी चीज का, यह भी कोरोना वायरस का लक्षण है। ब्रिटेन के एक ENT जो डॉक्टर है वहां के, उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर आप चीजों को स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। डॉक्टरों का मानना है कि हो सकता है आपको सूखी खांसी, गले में दर्द, बुखार और बदन में दर्द जैसे लक्षण ना भी हों, लेकिन स्वाद लेने और सूंघने की क्षमता में अगर कमी आ गई है तो ये भी कोरोना वायरस का एक लक्षण हो सकता है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि जिन लोगों में ये दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो भी खुद को कम से कम 7 दिनों के लिए आइसोलेट कर लें। ENT और आंखों का इलाज करने वाले डॉक्टरों को भी सलाह दी जा रही है कि वो कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच करते हुए और ज्यादा सावधानी बरतें। तो ये एक 2 लक्षण हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं, इससे आप सावधान रहिएगा। और इस रविवार से आप सभी लॉकडाउन में हैं। अगले 21 दिनों तक भी आपको लॉकडाउन में रहना है। इन दिनों तक, इतने दिनों तक घर में बंद रहने को लेकर आप सभी को ऑलरेडी अभी से ही बेचैनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि 3 दिन अगर आप घर में रहें और आपको इसकी आदत नहीं है तो बेचैनी स्वाभाविक है। यह पहला लक्षण है। शायद आप में से कई लोगों को अकेले रहना अब बहुत खल रहा होगा।
हम सब सामाजिक प्राणी हैं और हमें दूसरे लोगों से मिलना जुलना बड़ा पसंद है। सब लोग घर से बाहर निकलते हैं, जब अपनी नौकरी पेशे पर जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक जो चीज होती है जिसके बारे में हम लगातार देखते हैं, सुनते हैं, वो ये है कि हम बाहर निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, हमारा मनोरंजन होगा। लेकिन ऐसा शायद आपके जीवन में पहली बार हुआ होगा जब आप अपने पूरे दिन में 24 घंटे में अपने परिवार के अलावा किसी से नहीं मिल पा रहे हैं। समय बिल्कुल ठहर सा गया है और सामाजिक दायरा बिल्कुल सीमित हो गया है, या समझ लीजिए बिल्कुल कट गया है। हम सब जब बाहर जाते हैं तो किसी से शाबाशी लेते हैं, किसी से सहानुभूति लेते हैं। जब हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, जब हम बहुत अच्छा दिख रहे होते हैं, तो हमें लोगों से शाबाशी चाहिए होती है, रिकॉग्निशन चाहिए होता है लोगों से। जब हमें कोई दुख होता है तो हमें लोगों से सहानुभूति चाहिए होती है, और जब कोई अच्छा काम कर देते हैं तो लोगों की तारीफ चाहिए होती है। ये हमारी जो संरचना है दिमाग की, वो ऐसी ही हुई है। समाज में लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, ये हमें बहुत असर डालता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन बातचीत करना बंद कर दीजिए। लेकिन आज हम आपको एकांत में रहने के कुछ फायदे जरूर बताना चाहते हैं और ये भी समझाना चाहते हैं आप इस समय का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अभी आपको जरूर बेचैनी हो रही होगी, लेकिन ये बेचैनी धीरे धीरे ठंडी पड़ेगी और उसके बाद आप एक दूसरी श्रेणी में प्रवेश करेंगे। आप में से शायद ही कोई पिछले काफी समय से अपने आप से मिला होगा। आप याद कीजिए, आप आखिरी बार अपने आप से कब मिले थे, आपने अपने आप से बातें कब की थी। इस संकट ने हमें खुद से मिलने का एक शानदार मौका दिया है, इसलिए आपको इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। खुद से एक मुलाकात कीजिए, अपने आप से अपना परिचय करवाइए। अगले 21 दिनों के दौरान लोग घरों पर रहेंगे तो आप किताबें पढ़ रहे होंगे, गाने आप सुन सकते हैं, आप आराम करेंगे, अपने शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। आप हो सकता है कुछ नई कलाएं सीखेंगे। अगर आपको कला में दिलचस्पी है तो हो सकता है आप उस कला की नई नई चीजें अपनी हॉबी के तौर पर करेंगे। जीवन जीने के नए तरीके लोगों को अब समझ में आएंगे। आपको समझ में आएगा कि जीवन जीने के कुछ और तरीके क्या हो सकते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन करेंगे, कुछ लोग प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग डांस करेंगे और कुछ लोगों का सामना अपनी परछाई से भी होगा। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगेगी, लोगों के मन के घाव भरने लगेंगे। असंवेदनशील तरीके से जीवन जीने वालों के अभाव में प्रकृति भी खुद को व्यवस्थित करेगी इस समय में, और पृथ्वी की जो चोटें हैं, जो घाव हैं, वो भी ठीक होने लगेंगे। जब ये संकट समाप्त हो जाएगा तो लोग फिर से हाथ मिला लेंगे। कुछ लोगों के जाने का दुख होगा, लेकिन जीवन के लिए सारी घटना और त्रासदी एक नई शुरुआत की तरह होंगी। लोग नए विकल्पों पर ध्यान देने लगेंगे, नए सपने देखेंगे और ऐसी नई जीवन शैलियां अपनाएंगे जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। जिस तरह लोग स्वस्थ हुए, उसी तरह पृथ्वी भी स्वस्थ होने लगेगी। अगर आपका मन स्वस्थ हो गया, आपकी आत्मा स्वस्थ हो गई, तो फिर पृथ्वी भी स्वस्थ हो जाएगी, उसके घाव भी भर जाएंगे। यानी जीवन थमेगा नहीं, बल्कि रीसेट हो जाएगा और आप नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ अपने नए और बेहतर वर्जन का निर्माण कर पाएंगे। आपने देखा होगा आपके आसपास जितनी भी जो टेक्नोलॉजी होती है, आपका मोबाइल फोन हो या दूसरे गैजेट हो, वहां टेक्नोलॉजी लगातार अपडेट होती रहती है। आपका मोबाइल फोन में आपको लगातार अपडेट्स मिलते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है। आपने अपने आप को आखिरी बार अपडेट कब किया था? आपके जो शरीर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके मन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपने उसको आखिरी बार अपडेट कब किया था? ये 21 दिन आपके पास मौका है, आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कीजिए और 21 दिन के बाद जब आप बाहर आएंगे दुनिया के सामने, तो आपका एक नया इंप्रूव्ड वर्जन 2.0 जिसे हम कहते हैं, वो दुनिया को दिखाई देना चाहिए। और अगर वो आ गया तो दुनिया भी एक बेहतर जगह हो जाएगी रहने के लिए।